मित्रों नमस्कार। मैं आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज जो विषय बातचीत के लिए हमने चुना है वो इस समय देश को परेशान किए हुए है। सब लोग उससे जूझ रहे हैं। वो किसी को आराम से बैठने नहीं दे रहा है। विषय है इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश की परिभाषा क्या है, क्या होनी चाहिए, उस परिभाषा को कौन तय करेगा या पहले किसने तय किया है। मैं पहले एक बात साफ कर दूं, मैं किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक संगठन से सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं कोशिश करता रहता हूं कि सभी तरह के पूर्व ग्रहों से बचकर मैं वस्तुपरक आकलन कर सकूं। आज का विषय इंडिया दैट इज भारत दरअसल है तो विचारोत्तेजक, लेकिन विवादास्पद बना दिया गया है। मौजूदा निजाम के वक्त हम तनावपूर्ण और तेज गति से बदलते माहौल में जी रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि आज के भारत में जिंदा रहना ही क्या विवादास्पद हो गया है। जनता की बुनियादी दिक्कतों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूंजी परस्ती, शिक्षा के समस्याएं, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, मणिपुर में संविधान की हत्या, राष्ट्रनायक गौतम अडानी के करतब, पेगासस की हरकतें, अरुणाचल में चीन की घुसपैठ वगैरह को दरकिनार कर तरह तरह के शगल में दिलचस्पी पैदा की जा रही है। इंडिया दैट इज भारत को शगल बनाकर परोसा जा रहा है। इसमें 140 करोड़ लोगों को उलझाने की साजिश है। संविधान में या और कहीं नहीं लिखा है कि देश के नागरिक इस देश का नाम तय करेंगे। मामला तो संविधान के अनुच्छेद 1 का है। असल में एक बात आपको समझनी पड़ेगी। हुआ यह है कि संविधान के हमारे जो निर्माता थे वो असाधारण जहीन लोग थे, लेकिन इसके साथ साथ वो बेहद उदार और अपनी संतान पीढ़ियों पर हद से ज्यादा एतबार कर गए। भारत विभाजन, हिंदू मुस्लिम हिंसा, भुखमरी, अकाल, देशी रियासतों का विरोध, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार साधनों की खस्ता हालत, इन सब के दौर में चुनिंदा लगभग 300 प्रतिनिधियों ने हमारा संविधान रचा। यह नेहरू और अंबेडकर को श्रेय है कि देश के संविधान में निश्चलता, पवित्रता, दूरंदेशी और सबको शामिल करने की नीयत उसमें शामिल की गई। हालांकि कुछ सदस्यों ने नेहरू और अंबेडकर को आगाह किया था कि आप वसीयत में बड़े लड़के अर्थात संसद को इतने अधिकार न दें कि अगर उसकी नीयत बिगड़े तो सबका हक छीन ले, बहुमत का ठेंगा दिखाकर देश को बर्बादी के रास्ते पर ठेल दे। नेहरू की कदकाठी का प्रधानमंत्री तो टेलीफोन पर बात करते सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग, महालेखा नियंत्रक, इनकी नामजदगी और राज्यों की सीमाओं जैसे अहम सवालों को निपटा देता था। लेकिन आशंकाओं की चेतावनी नेहरू और अंबेडकर ने अनसुनी की। आज मजबूती से कामिज निजाम ने संविधान की दरारों में बैठकर राजनीतिक विरोधियों को निपटाना शुरू किया है। भले ही वैसा संविधान का आदेश, मकसद या संदेश नहीं है। जम्मू कश्मीर की हैसियत घटाकर उसे केंद्र शासित इलाका बनाना, नागरिकता की परिभाषा में जोड़ घटाकर विदेशों से आते मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्म के लोगों को नागरिक बनाना, आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा में लोक सेवाओं का अधिकार छीन लेना, संविधान की शपथ के उलट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मणिपुर में लोगों के मारे जाने की छूट देना, सब तो किया जा रहा है। एक बात याद रखिए, संविधान के फेडरल चरित्र में राज्यों की स्वायत्तता तय हुई थी, उसे आज धता बताई जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 51 का में है कि देश का चरित्र कॉस्मोपॉलिटन है। नया शिगुफा छेड़ा गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे बहुसंख्यक बहुभाषी सभ्यता के भारतीय लोकतंत्र में एक साथ
जनता के इरादों और राजनीति की महत्वाकांक्षाओं की मुश्कें बांधी जा रही हैं। वे कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। गनीमत है सुप्रीम कोर्ट के आज तक के सबसे बड़े मुकदमे केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच ने यह अभिमत निर्धारित किया था कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन आज हालत यह है कि खुदा खैर करे, ऐसा हुक्काम है कि कहीं 15 जजों की बेंच बनवाकर धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मुखड़े से नोचकर फेंक न दे। तय किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सरकार के हर फैसले का परीक्षण करेगा। बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को सिखाया जा रहा है कि चुनाव आयुक्त का चयन करने में हम चीफ जस्टिस को हटा देंगे और प्रधानमंत्री और उनके नॉमिनी का बहुमत बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कारण राजद्रोह को हटाना है, उस अपराध को किताब से हटाना है, तो शब्द राजद्रोह को हटाकर परिभाषा और सजा ज्यादा सख्त कर रहे हैं। यह आज के निजाम के लोग नेहरू और अंबेडकर को धन्यवाद दे रहे होंगे कि तुम्हारी निर्दोष वसीयत के कारण आज तो हमारी बल्ले बल्ले है। बहुतों को भ्रम है, हम जैसे लोगों को, आपको, कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जो हाल बेहाल हैं उन्हें देखते ऐसी सद्भावनाओं का कचूमर ये लोग निकाल सकते हैं, वो भी निकट भविष्य में। नेहरू और अंबेडकर के बौद्धिक पराक्रम का फलितार्थ उनके निंदक भोग रहे हैं। चाहे कुछ हो, घने अंधेरे में भी जुगनू की रोशनी बनकर देश रास्ता तो तलाश लेगा। अब देखिए संविधान में हुआ क्या। संविधान के अनुच्छेद 1 में नामकरण है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सत्तानशीन पार्टी और 26 विपक्षी पार्टियां और नौकरशाह सब मिलकर अगर संविधान की कार्यवाही को पढ़ ले तो आ बैल मुझे मार वाली सिर्फ फुटबॉल की आज जरूरत नहीं है। सांसद संविधान पढ़ कहां पाते हैं, उसे तो कानून के विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए किसी तरह बेचारे पढ़ते हैं। फिर जनता, मीडिया, रिटायर्ड अंकलों, तालीबाजों, हुल्लड़बाजों के गिरोह से क्या उम्मीदें करनी चाहिए। उस संवैधानिक वाक्य को बदलने 2023 तक न तो जरूरत महसूस की गई और न ऐसी स्थिति आई कि उसे बदले बिना संविधान की कोई मंशा पूरी नहीं होगी। इंडिया और भारत दोनों समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में तो लिखे गए। हुआ क्या था, नामकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की सिफारिश आई। उसमें लिखा था इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसे आपको ध्यान से समझना है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। उसे अंग्रेजी में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। निर्दोष लगता वाक्य बहस के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 17 सितंबर 1949 को अंतिम रूप से प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में रखा। 18 सितंबर को उस पर काफी बहस और मुबाहिसा हुआ और नामकरण अंतिम हुआ। देश और इतिहास जान लें, मध्य प्रदेश के समाजवादी सांसद हरिविष्णु कामत ने नायाब भविष्यमूलक प्रस्ताव किया था। यह इतिहास का दुर्भाग्य है कि हम हरिविष्णु कामत का नाम भूल गए हैं। कामत ने निजी प्रस्ताव किया था, भारत जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया है राज्यों का संघ होगा। भारत जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया है राज्यों का संघ होगा, या विकल्प में हिंद या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा। नामकरण को लेकर सदन ने अगर कामत की बात मान ली होती तो भारत और इंडिया दोनों शब्द एक दूसरे की संगति में आज तक सहोदर भाव से आराम से कायम रह सकते थे और आगे भी। आज किसी को अवसर नहीं मिलता कि अंग्रेजी में इंडिया के बाद भारत शब्द लिखा जाने से कोई राजनीतिक उद्दाम देश को अपने लिहाफ में बंद कर लेना चाहे। सारस्वत वक्तव्य में कामत ने दमदार तर्क किए थे कि इतिहास, संस्कृति और धर्म सब जगह भारत, भारतवर्ष और भारत भूमि जैसे उल्लेख आए हैं। उन्हें महत्व देने से इतिहास, धर्म और संस्कृति का अनुरक्षण होता है। कामत ने कहा, मैं समझता हूं इंडिया अर्थात भारत इस पद का अर्थ है इंडिया जिसको भारत कहा जाता है। संविधान में यह कुछ भद्दा सा है। यही बात मैं आपको मैं भी समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आयरलैंड स्वतंत्र राज्य के संविधान का अनुच्छेद कहता है राज्य का नाम आयर अर्थात अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड है।
मसौदा समिति ने इसके उलट रचना क्यों की? ये संवैधानिक भूल दिखाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर को कामत की बातें नहीं सुहाई। उन्होंने पूछा, क्या इन शब्दों की, इन बातों की खोज करना आवश्यक है? मेरे मित्र ने भारत शब्द केवल विकल्प की तरह तो रखा है। अंतिम बहस में हरिविष्णु कामत ने यह भी सुझाव दिया था कि भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भरत भूमि या भारत या अन्य इसी प्रकार के किसी नाम को स्वीकार कर लिया जाए। राष्ट्रधर्मी लगते इस मौके को हिंदी के बड़े योद्धा सेठ गोविंददास ने लपक कर संवैधानिक जिरह को डिरेल करते इतिहास में डुबा दिया। उन्होंने कहा, हमें देश के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप ही नाम रखना चाहिए। महात्मा गांधी की अगुवाई में आजादी की लड़ाई में हमने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, ऐसा गोविंददास ने कहा। लेकिन ये सही कहा है। महात्मा गांधी तो हिंदू और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का सार्थक इस्तेमाल करते थे। गांधी ने भारत शब्द का तो शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदुस्तानी सभा, हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तानी तमिल संघ, हिंदुस्तान मजदूर संघ वगैरह गांधी से जुड़ते हैं। गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने तक कांग्रेस कमेटी की सारी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होती थी, जो गांधी के कारण हिंदी में होने लगी। इसी संविधान सभा में मद्रास के कलूरी सुब्बाराव नामक सदस्य ने एक मनोरंजक बात कही। उन्होंने कहा कि यूनानियों के कारण, ग्रीस के लोगों के कारण सिंधु नदी को इंडस कहा गया, क्योंकि वो उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो अगर यूनानियों के कारण सिंधु को इंडस कहा गया, तो अब हम पाकिस्तान को इंडिया कहें, क्योंकि सिंधु नदी तो उनके पास है। कमलापति त्रिपाठी का तर्क था कि जब देश गुलाम होता है तब अपना सब कुछ खो देता है। 1000 वर्ष की गुलामी ने भारत ने संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मनुष्यता, गौरव, आत्मा और शायद अपना स्वरूप और नाम भी खो दिया है। आजाद होने पर देश ये सब हासिल करेगा। डॉक्टर अंबेडकर उन पर भी बेखबर पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिजूल बातें करने की संविधान सभा में नामकरण के मामले को लेकर कोई जरूरत नहीं है। कद्दावर, एक बात और समझिए, हमारे संविधान में एक परेशानी ये हुई है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, वाद विवाद होता था, तो हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य बड़े लोग थे, महत्वपूर्ण थे, कद्दावर काठी के लोग थे, वो उस बहस में हिस्सा नहीं लेते थे। इस कारण बहुत मुश्किल है कहा जाना कि संविधान सभा का असल संदेश क्या है। नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, मौलाना आजाद, जगजीवन राम, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह नामकरण की बहस से गैरहाजिर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तो एक और बात है कि जिस कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इतना हंगामा कर रहे हैं, वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर का भारत में विलय हो रहा था संविधान सभा के अंदर, तो वो चुपचाप बैठे थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, और जब तक नेहरू जी की कैबिनेट में शामिल थे तब तक विरोध नहीं किया। और जब अगला चुनाव आया, पहला चुनाव विधानसभा लोकसभा का आया, तब उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। तब वो कश्मीर के नायक बन गए और कहा कि जो कुछ हुआ है कश्मीर को लेकर सब गलत हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा कि प्रस्ताव से अलग जाकर भारत शब्द की शाब्दिक, फलित, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक महत्ताओं पर विस्तृत शोध करने की जरूरत नहीं है। कामत का प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आकर खारिज हुआ। असल में उस संविधान सभा में नेहरू और कांग्रेस के बहुमत के कारण कोई संशोधन या प्रस्ताव आता था तो डॉक्टर अंबेडकर की मर्जी के खिलाफ वो स्वीकृत नहीं होता था। कांग्रेस का इतना बहुमत था, ये इतिहास की बात है। लेकिन कामत ने इतने दमदार तर्क किए थे कि उन्होंने मत विभाजन की मांग की और कहा इस पर मतदान किया जाए। ये बहुत कम हुआ है संविधान सभा में, लेकिन इसमें हुआ कि कामत के तर्कों के कारण संविधान सभा में उनका जो प्रस्ताव था वो 38 के मुकाबले 51 मतों से खारिज हुआ, बहुत कम अंतर से। नेहरू और अंबेडकर के रहते ऐसा विभाजन अन्यथा संभव नहीं था। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, इसका एक अनुवाद किया गया है। यह बारीक बात आपको समझना है। इंडिया दैट इज भारत का आशय है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन अगर आप संविधान की पोथी पलटें तो हिंदी भाषा में कुछ और लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। हिंदी में अनुवाद किया है कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। यहां इंडिया पहले है, वहां भारत पहले है। सही अनुवाद होता इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये संविधान अंग्रेजी में लिखा गया। शुरू में उसका हिंदी अनुवाद हुआ। बाद में 1987 में एक संविधान संशोधन हुआ। उसमें अनुच्छेद 394 क 394A शामिल किया गया। उसके अंतर्गत यह लिखा है कि अब इस संविधान की जितनी भी हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में जितना भी अनुवाद होगा वो मूल संविधान की तरह माना जाएगा। मित्रों, भाषा का ये चमत्कार संविधान के साथ जुड़ गया है। जो कामत कहते थे वही मैं भी कहता हूं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अनुवाद यह नहीं हो सकता कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो किया गया है। और अगर हिंदी के अनुवाद को आप सही मानते हैं तो विवाद कहां बचा? भारत और इंडिया की लड़ाई तो खत्म हो गई। अंग्रेजी में भारत और हिंदी में इंडिया एक दूसरे के साथ समानार्थी हो गए। अभी एक और खेल है इसमें। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक सज्जन ने याचिका दाखिल की थी कि भारतीय संविधान में इंडिया नाम का शब्द हमारी गुलामी का प्रतीक है, उसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी एक मनोरंजक जगह है। उन्होंने इसका फैसला नहीं किया, उसे खारिज नहीं किया। उसमें लिख दिया कि आप सरकार को जाके अपना प्रतिवेदन दें। सरकार के पास जो प्रतिवेदन उन सज्जन ने दिया होगा, अब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बिल्ली किसी बैग से बाहर निकल आई, अब वो बाहर निकल आई है। तो वो नियतन साजिश के तहत वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक विचारधारा के लोगों ने दाखिल कराई थी और उसके सबसे बड़े सरगना हमारे देश के प्रधानमंत्री अब उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये शब्द हटना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दाखिल करना और प्रधानमंत्री का बयान देना, दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का, इस मुकदमे का फैसला कर दिया होता तो कोई समस्या नहीं होती। एक और समस्या हो गई है। असल में सरकार को बहुत बड़ी परेशानी है। आप भी इस बात को समझते हैं। एक नई घटना हो गई देश में। 26 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने अपना एक संकुल बनाया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस में जो पहला अंग्रेजी का अक्षर है INDIA, इसको अगर आप मिलाएं तो इंडिया बनता है। उन लोगों ने होशियारी की या देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की कि हमारे इस जमावड़े का, हमारे इस एकत्र का, हमारे इस संकुल का नाम इंडिया है। ये बात प्रधानमंत्री जी को चुभ गई। उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेजों की मानसिक गुलामी है। इंडिया धड़े की पार्टियां भी 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आई हैं। अब तक खुद को प्रधानमंत्री सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन ये इंडिया शब्द उनकी सुरक्षा को भेद रहा है। मानो दांत में कोई कंकड़ अटक गया है। सूत और कपास नहीं हो तब भी सांप्रदायिक लठ तो तैयार रहता है और मुद्दे मिलते ही अनुकूल धुनाई करता है। मोदी जी ने इंडिया शब्द को घमंडिया कह दिया और भारत पर हुकूमत कर चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी और सियासत तथा अन्य गतिविधियों में संलग्न मसलन इंडियन मुजाहिदीन से जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये आह्वान है। जिन्हें जुमले याद है, जिन्हें जुमले प्रिय है, 15 लाख रुपए आपके बैंक खाते में आएगा जुमला है, वो लोग इंसानियत की इमला भूल रहे हैं। गुलाम गोदी मीडिया तो जानबूझकर भ्रष्ट कारणों से जनता की तकलीफों के जख्म पर नमक छिड़क कर इस विवाद को तूल देकर सरकार की ताबेदारी कर रहा है। मित्रों, ये समय राजनीति के लिए बेहद मुश्किल और परेशान दिमागी का है। हमारे राजनेता बौने और बंद दिमाग के हैं। हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद करने में निजी और पारिवारिक जीवन बर्बाद कर लिया था। आज सीढ़ी दर सीढ़ी सत्ता में चढ़ते लोग नीचे गिर रहे हैं। संविधान तक को अपनी हिफाजत करने में परेशानी हो रही है। शब्द बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनमें घाव करने की ताकत एटमी होती है। पिछले 75 वर्षों में देश के नाम पर उत्तेजना राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह कभी पैदा नहीं हुई। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारा नागरिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का हम पालन करें। इसके बरक्स लव जिहाद, बीफ, पाकिस्तान जाओ जैसे घातक नारे सिर चढ़कर नाच रहे हैं।
भारतीय संस्कृति को संविधान में सामासिक या बहुलतावादी माना गया है। उसकी हेठी करते हिंदू राष्ट्र की खमीर एक चिंतन से उठ रही है। वो खामोश क्यों बैठेगा? वैज्ञानिक नजरिया लेना संविधान का निर्देश है, लेकिन आप जानते हैं फिर भी सीता जी घड़े से पैदा की जा रही हैं। बादलों में छिप जाने से राडार पाकिस्तान को दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी प्रधानमंत्री पुष्पक विमान के जरिए यात्रा नहीं करते। ये अपनी यात्रा करने के लिए 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर शाही विमान खरीदते हैं। संविधान की मूल प्रति में यदि आपने देखा हो, मेरे पास है, आजादी के वीरों के नाम से केवल 2 लोगों के चित्र हैं उसमें, जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। सबके हो भी नहीं सकते संविधान की एक किताब में। एक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा है मैसूर के टीपू सुल्तान। इनके एक बड़बोले मंत्री ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि इन लोगों को वहां से रखने में टीपू सुल्तान को हटा दिया जाए। अकबर और टीपू को संविधान से हटा देने की बात कही जा रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हुक्म पर सबकी एक जाति होना जरूरी है। मासूम जनता पर सरकारी और उन्मादी नस्ल के हमले हो रहे हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं विनम्रता से, अगर आपको अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत से चिढ़ है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनायक दामोदर सावरकर और गोलवलकर ने तमाम लेखन तो अंग्रेजी में ही किया है। अंग्रेजों के वक्त में तो अंग्रेजी में ही किया है। अगर अंग्रेजों से नफरत थी मित्रों, मैंने उनको कह रहा हूं, अगर अंग्रेजों से नफरत थी तो आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी करने से क्यों बिचकते रहे? हिस्सेदारी कर लेते, अंग्रेजों से लड़ लेते, जिस तरह गांधी नेहरू के पार्टी के और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बहादुर नौजवान लड़े थे। सावरकर ने अंग्रेजों से अंग्रेजी में बार बार माफी मांगी, जिस भाषा में मोदी जी को तकलीफ हो रही है। उन्होंने अंग्रेजों से अंग्रेजी भाषा में माफी मांगी और इसके बावजूद उनको भारत रत्न देने का शोषा छोड़ा जा रहा है। जो अंग्रेजों से अंग्रेजी भाषा में माफी मांगे और जीवन भर पेंशन खाता रहे, वो आजादी के योद्धा जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले भारत रत्न की उपाधि ले। और जिस आदमी ने जेलों में अपनी पत्नी को, बीमार पत्नी को अस्पतालों में छोड़कर 10 साल जेलों में रहकर अपनी जवानी सड़ा दी, वो जवाहरलाल नेहरू आज नफरती चिंटियों का शिकार है। अब इंडिया और भारत की कुश्ती का तुक वैसे भी कहां है, मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूं। कामत जी ने कहा था, ठीक कहा था, कि अगर इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो भारत है, दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हिंदी में अनुवाद कर दिया संविधान ने, अधिकृत रूप से अनुवाद किया है संसद और सरकार ने, कि भारत जो इंडिया है। तो अब उसमें झगड़े की बात कहां रही? हां, बदलाव उन्हें चाहिए जो अंग्रेजों और अंग्रेजी से चिपके रहे और जनभाषा में किए जा रहे हमारी महान आजादी के आंदोलन से गायब रहे। मुहावरा है, सूत न कपास जुलाहों में लठालठी। सभी पार्टियां मिलकर देश में क्यों नहीं कह सकती कि जो हरि विष्णु कामत ने कहा था और अब जो संविधान में भारत सरकार ने अनुवाद किया है, इन दोनों को एक साथ पढ़ने से कोई विवाद है ही नहीं। 250 साल अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत की, 62 वर्षों तक देश ने कांग्रेस के साथ भी आजादी की लड़ाई लड़ी। तब किसी माई के लाल ने नहीं कहा कि इंडिया शब्द को हटाकर देश को केवल भारत के नाम से संबोधित किया जाए। 9 साल तो आजादी के आंदोलन से बचने वालों की हुकूमत के भी हो गए हैं, जो चुनाव लड़ने 2024 में जा रहे हैं। एक संवैधानिक वाक्य को हटाने की संवैधानिक वर्जिश करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकती है। संविधान पुरखों ने नामकरण कर कोई ऐतिहासिक गुनाह नहीं किया कि उसे मिटाए बिना देश की अस्मिता पर संकट आ रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया वगैरह भी तो भारत में मौजूदा निजाम खुद लाया है। विवाद की जद्दोजहद बढ़ाने से अगर आपको केवल वोट बैंक में जमा ज्यादा करना है और उसका ब्याज भी खाना है, तो इसको जनता नहीं समझ पाएगी। मैं समझता हूं कि इस मामले में राजनीति से ज्यादा, अन्य बातों से ज्यादा हमें संविधान के मर्म और उसकी मीमांसा को लेकर चलना चाहिए। और अगर बहुत ध्यान से आप अपने पुरखों की बात को समझेंगे और उसका निर्वचन न्यायिक ढंग से करेंगे, तो आज ऐसा कोई झगड़ा बचा ही नहीं है कि जिसको लेकर इतना हंगामा मचाया जा रहा है। बस मुझे संक्षेप में इतना ही कहना था। एक सज्जन ने मुझसे कहा था जब मैं बोलने आ रहा था
मुझे संदेश दिया कि हम सवाल पूछ सकते हैं क्या, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अटेंड नहीं करता हूं, लेकिन सवाल तो पूछ सकते हैं चाहे तो। चलिए फिर से नमस्कार है। पूरा नहीं दिख रहा है।